ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम हर दिन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स 1 का, वो है क्वेश्चन नंबर 3, उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आपको एग्जाम में 3 अंक के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक एक प्रश्न 3 अंक के लिए पूछा जाएगा और टोटल प्रश्न 6 अंक का होगा। आपको 3 अंक वाले 2 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट होता है वो कृति वाले प्रश्न होते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट होता है उसमें हमें सवालों को हल करना होता है सभी स्टेप्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट अटेम्प्ट करने के पहले या वो शुरू करने के पहले जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको प्रश्न जो है वो एग्जाम में इस तरह से दिया जाएगा, जैसे आपकी स्लाइड पे स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कोई भी 2 उप प्रश्नों को हल करो। निर्देश को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने प्रश्न आपको हल करने के लिए कहे गए हैं उतने ही प्रश्न आपको हल करना है। कई बार आप लोग इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट हल करना शुरू करते हैं, तो 2 प्रश्न की जगह 3 प्रश्न आप हल कर देते हो, तो उससे आगे के सवालों को हल करने के लिए समय जो है वो कम पड़ जाता है। तो इसलिए जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं उसके निर्देश को ध्यान से पढ़ो और फिर पढ़ने के बाद ही उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल को हल करना शुरू करना है। जैसा कि 2 उप प्रश्न हल करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप चारों प्रश्नों को पढ़िए। चारों प्रश्न पढ़ने के बाद आपको जिन 2 प्रश्नों का उत्तर या हल ऐसा लगा कि आपको पूरी तरह से आता है और आप उसको लेकर एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि आपको सही जवाब मिलेगा, सही उत्तर मिलेगा, तो आपको वो 2 प्रश्न जो है वो उसमें से हल करने हैं। बाद में अगर आपके पास समय बचा पूरा पेपर हल करने के बाद और कोई और प्रश्न है जिसके कुछ स्टेप्स आपको आते हैं, उसको आप कुछ हल कर सकते हो, तो आपको वो आप कर सकते हैं, पर आपको वो लास्ट में करना है, पहले 2 प्रश्नों को ही हल करना है। तो ध्यान में रखिए, इस प्रश्न में 3 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 2 उप प्रश्न हल करने होंगे। टोटल जो सवाल है वो 6 मार्क्स का है, यानी कि 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है याद रखने लायक वो ये है कि संपूर्ण हल सहित उत्तर अपेक्षित है। आपको कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। सवाल को हल करने के लिए जितने स्टेप्स लगेंगे, जो जो चीजें जरूरी है, आपको वो सारी लिखनी है। आपको सवाल को पढ़ने के बाद उसमें कौन सी जानकारी दी गई है वो आपके पेपर में लिखना है। उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र लिखना है, फिर सूत्र में मान रखना है और उसको हल करना है। अगर आपने जो सवाल हल किया वो सवाल पूरी तरह से सही है और आपके अगर मान लो 1-2 स्टेप्स उसमें कम है, आपने शॉर्टकट मारा है या डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया है, तो अगर आपका सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है, मिल भी सकता है। लेकिन अगर समझिए कि आपने जो सवाल हल किया है वो आपको उत्तर अगर उसका गलत मिलता है, तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि आपने सारे स्टेप्स जो है वो सवाल में लिखे हैं। तो अगर आपने स्टेप्स लिखे होंगे तो जितने स्टेप आपके करेक्ट होंगे, जो जो जानकारी आपने उसमें सही लिखी होगी, उसके हिसाब से आपको अंक जो है वो दिए जाएंगे। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, सारे स्टेप्स को लिखना है ताकि आपके मार्क्स जो है वो एग्जाम में कम ना हो। अभी नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह का सवाल जो है वो पूछा जाता है, कौन कौन से लेसन से, और उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो आपके स्क्रीन पे अगली स्लाइड दिखाई देगी वो हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर की है, यानी मार्च 2020 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसका इमेज है, कौन कौन से सवाल आपको एग्जाम में जो है वो पूछे गए थे। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर है। 4 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और राइट साइड में 6 लिख कर दिया गया है, यानी आपको 4 में से 2 प्रश्न हल करने पे 6 मार्क्स मिलेंगे। 3-3 मार्क्स का एक एक प्रश्न है। इसमें से जो तीसरा प्रश्न है
उसके पीछे थोड़ा सा ग्रे बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स बनाकर दिया गया है, वो इसलिए है क्योंकि वो वाला लेसन इस बार हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। जो पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है, पोर्शन को कम कर दिया गया है, तो ये लेसन उसमें से कैंसिल हो गया है, कट गया है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डार्क कर दिया गया है। तो जो पहला, दूसरा और चौथा, जो ये 3 सवाल है, यही हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो हम उनको ही डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, तो वो हमको नहीं आएगा। इस बार हमारे पास सिर्फ 4 ही लेसन है पढ़ने के लिए। युगपत रेखी समीकरण, वर्ग समीकरण, संभाव्यता और अंकगणितीय श्रृंखला। तो 4 ही लेसन है और 4 सवाल एग्जाम में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हर एक लेसन से एक एक सवाल आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो कोई भी लेसन जो है वो आप छोड़ नहीं सकते, 4 में से किसी भी लेसन में से सवाल पूछा जा सकता है, या ऐसा कहें कि चारों लेसन में से एक एक सवाल पूछा जाएगा। अभी एक एक क्वेश्चन का हल देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अंकों का वितरण, यानी जो 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, वो किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स पे जो है वो वितरित किए जाते हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन है वो संभाव्यता लेसन से है। दिया गया है, किसी गुब्बारा विक्रेता के पास 2 लाल, 3 नीले तथा 4 हरे रंग के गुब्बारे हैं। वह प्रणाली को एक गुब्बारा यादृच्छिक पद्धति से निकाल कर देता है, तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। तो संभाव्यता लेसन का क्वेश्चन है, आपको संभाव्यता ज्ञात करना है और इसमें 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं कि कंडीशन क्या है, घटना कौन सी है, उसके हिसाब से ही आपको सवाल को जो है वो हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि निकाला गया गुब्बारा लाल रंग का होना चाहिए और दूसरा है कि निकाला गया गुब्बारा नीले रंग का हो। तो अब हम देखेंगे कि इसको हमें हल कैसे करना है ताकि हमें पूरे के पूरे 3 अंक जो है वो मिल सके। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो जानकारी आपको दी गई है उसको आपको संकेत के रूप में लिखना है ताकि हम उसका नमूना अवकाश बना सके। तो 2 लाल गुब्बारे हैं, तो R1 R2, लाल यानी कि रेड कलर इंग्लिश में, और 2 गुब्बारे हैं तो इसलिए हमने R1 और R2 लिखा है। 3 नीले गुब्बारे हैं तो ब्लू कलर B1 B2 B3, और 4 हरे गुब्बारे हैं तो G1 G2 G3 और G4। अभी बहुत सारे बच्चे ये स्टेप्स नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट वो नमूना अवकाश लिखना शुरू करते हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट नमूना अवकाश में R1 R2 B1 B2 B3 लिखा तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे R1 R2 है क्या। तो इसलिए आपको जो जानकारी दी गई है उसको पहले संकेत के रूप में लिखना जरूरी है और उसके बाद में ही आप उसको नमूना अवकाश में लिख सकते हो। फिर नमूना अवकाश में घटक लिखने हैं, तो R1 R2 B1 B2 B3 जो 3 नीले गुब्बारे हैं, 4 हरे गुब्बारे हैं तो G1 G2 G3 G4, और समुच्चय के चिन्ह के अंदर सारे घटकों को लिखना है, समुच्चय का चिन्ह बनाना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समुच्चय का चिन्ह नहीं बनाकर नॉर्मल ब्रैकेट बनाया तो भी आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं, वहां पर आपको उस स्टेप का जो मार्क्स है वो नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से समुच्चय का चिन्ह बनाओगे और सारे घटकों के बीच आपको कॉमा कॉमा डालना है जिससे ये पता चलेगा कि ये पहला घटक है, ये दूसरा घटक है, ये तीसरा घटक है। अगर आप वो नहीं डालोगे तो सारा एक साथ होके एक ही घटक हो जाएगा। तो इसलिए चिन्ह का ध्यान रखना है, कॉमा लगाना है उसका ध्यान रखना है, और नमूना अवकाश के लिए हमेशा एस लेटर, इंग्लिश के कैपिटल एस लेटर का इस्तेमाल करना है। अभी हमने नमूना अवकाश लिख दिया। अभी इसमें 4 3 7 और 2 9, कुल मिलाकर 9 गुब्बारे हैं, तो n ऑफ s बराबर 9। इतना लिखने पर आपको 3 में से 1 अंक जो है वो मिल जाएंगे। आधा अंक आपको नमूना अवकाश के घटक लिखने पर या नमूना अवकाश को सही तरीके से लिखने पर है, और आधा अंक आपको उसके घटकों की संख्या लिखने पर। तो 1 मार्क्स आपको यहीं पर मिल जाएगा। बाकी के 2 मार्क्स जो 2 सब क्वेश्चन दिए हैं उनको हल करने पर है। अभी अगला स्टेप है, मानो घटना ए, निकाला गया गुब्बारा लाल रंग का है। 2 कंडीशन दी थी तो हम उसमें से पहले डिस्कस कर रहे हैं कि निकाला गया गुब्बारा लाल रंग का है। तो ए बराबर समुच्चय के चिन्ह में R1 R2। अभी रेड कलर की का ही बलून निकालना है, लाल रंग का ही गुब्बारा निकालना है, तो जो पूरे 9 है उसमें से हम सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 2 ही गुब्बारे लाल रंग के हैं।
तो अभी नीले में से तो लाल निकलेगा नहीं, या हरे में से तो लाल निकाल नहीं सकते, तो जो लाल वाला है वही वाला हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर समुच्चय के चिन्ह के अंदर R1 R2 सिर्फ यही दो घटक जो है वो आएंगे, और n ऑफ a हो जाएगा 2, 2, क्योंकि दो ही लाल रंग के गुब्बारे हैं, तो इसलिए n ऑफ a बराबर 2। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि संभाव्यता ज्ञात करो। संभाव्यता ज्ञात करना है तो उसका सूत्र लगाकर उसको हल करना होगा। एक ही सूत्र है पूरे लेसन में, P ऑफ A बराबर N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, वही सेम सूत्र आपको यहाँ पर भी लगाना है, और उसके बाद मान रखना है। N ऑफ A का मान है 2 और N ऑफ S का मान है 9, तो 2/9। इसके साथ आपका पहले पार्ट का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ मार्क आपको इस आंसर के लिए भी मिलेगा। क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो इसलिए हम उसको और छोटा नहीं कर सकते, तो 2/9 ही हमारा आंसर होगा। आपको इसको दशमलव में भी बदलने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, भिन्न के रूप में ही आप अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानो घटना बी निकाला गया गुब्बारा नीले रंग का है। तो अब हमें नीले रंग का गुब्बारा चूज करना है, ब्लू कलर का निकालना है। तो नीले रंग के हमारे पास 3 गुब्बारे अवेलेबल है, 3 है, तो हम 3 में से कोई भी ले सकते हैं। तो इसलिए बी में घटक जो है वो B1, B2 और B3 आएंगे, और N ऑफ B हो जाएगा 3, क्योंकि 3 गुब्बारे हैं नीले रंग के, हम उन 3 में से कोई भी ले सकते हैं। तो N ऑफ B बराबर 3 आएगा, और फिर से संभाव्यता का सूत्र लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर घटना को B नाम दिया है, तो हम P ऑफ B लिखेंगे। जिस भी लेटर का इस्तेमाल आप घटना के लिए कर रहे हो, उसके घटकों को लिखने के लिए कर रहे हो, उसी लेटर का इस्तेमाल आपको संभाव्यता के फॉर्मूले में भी करना है। तो P ऑफ B बराबर 3/9, 3 नीले गुब्बारे हैं, टोटल गुब्बारे हैं 9, तो 3/9 अभी कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9 होता है, तो आंसर आएगा 1/3। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, और हाफ मार्क आपको यहाँ पर भी फाइनल आंसर के लिए मिलेंगे। अंत में सवाल को हल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको उत्तर को लिखना है। जैसे आपको प्रश्न पूछा गया है वाक्य में, वैसे ही वाक्य बनाकर आपको उत्तर लिखना है। अभी देखो यहाँ पर उत्तर लिख कर दिया गया है कि लाल रंग के गुब्बारे की संभाव्यता 2/9 है, और नीले रंग के गुब्बारे की संभाव्यता 1/3 है। तो उत्तर लिखना कंपलसरी है, आपको सारे प्रश्नों में उत्तर लास्ट में वाक्य बनाकर लिखना है। नेक्स्ट, अभी हम जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें वो देखेंगे कि कैसे हल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है। यदि अंश तथा हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करो। ये 2 चरांक वाले युगपत रेखी समीकरण लेसन का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे भिन्न के बारे में बात की गई है, तो किसी भी भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश और हर। तो अंश और हर दोनों के लिए यहाँ पर हमें 2 अलग अलग चरांक लेने हैं। तो एक के लिए हम x लेंगे और एक के लिए हम y लेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है उसके हिसाब से हम उसको हल करते जाएंगे। अभी पहला जो कंडीशन दिया है, जो पहली शर्त दी है, वो दिया है कि भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो अगर समझो हमारी जो भिन्न है, हम लेते हैं कि उसका अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। अभी आपके ऊपर है, हल करते समय आप अंश को y लिख सकते हो, हर को x लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पर अंश पहले आता है, अंश ऊपर आता है, हर नीचे आता है, तो हम उसी तरह से लाइन से स्टार्ट करेंगे, पहले x और बाद में y। तो अंश जो है वो x है और हर जो है y है। अभी कहा गया है अंश का दुगुना, अंश का 2 गुना, तो अंश का 2, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो जाएगा। अब हम पहली शर्त के अनुसार अपने समीकरण को बनाएंगे। कहा गया है कि जो भिन्न का हर है, भिन्न का हर यानी कि y, अंश के दुगुने से, अंश का दुगना यानी 2x, तो जो y है वो 2x से 4 अधिक है, y अधिक है, y जो है वो 2x से 4 अधिक है। तो हम एक तरफ y लिखेंगे समीकरण के बराबर के चिन्ह के तरफ, और बराबर के दूसरे तरफ लिखेंगे 2x।
अब जब हमने बीच में बराबर का चिन्ह लिख दिया, तो जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, वो दोनों एक बराबर होने चाहिए, तब वजन और सामान सही माना जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपने बराबर का चिन्ह लिख दिया, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी पद लिखे गए हैं उनका मान समान होना चाहिए। पर यहाँ पे कहा गया है कि जो हर है, यानी कि जो y है, वो अंश के दुगने से 2x से 4 अधिक है, y अधिक है। तो हमको दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के दो तरीके, अगर आपने तराजू के पलड़े में एक तरफ वजन रखा है और एक तरफ सामान रखा है, समझो अगर वजन ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, वजन ज्यादा है तो हम दूसरे पलड़े में सामान डाल सकते हैं, सामान डालकर दोनों को बराबर कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर ऐसा नहीं करना है तो जिस पलड़े में वजन ज्यादा है हम उसमें से वजन थोड़ा कम कर देंगे तो वो सामान के बराबर हो जाएगा। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। भिन्न का हर, यानी कि जो y है वो 2x से 4 अधिक है, y बड़ा है, हाँ मैं बार बार उसके ऊपर फोर्स कर रही हूँ, y जो है वो बड़ा है, y जो है वो अधिक है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जो कम है उसमें 4 को जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या तो फिर जो अधिक है, y जो अधिक है उसमें से भी आप 4 घटाकर दूसरे के बराबर उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर जोड़ने वाला प्रोसेस किया गया है, तो 2x में 4 को जोड़ दिया गया है, तो y और 2x + 4 दोनों बराबर होंगे। उसके बाद x और y को समीकरण के एक तरफ लिखा गया है, नंबर को समीकरण के दूसरे तरफ लिखा गया है, क्योंकि जब हम समीकरण को हल करेंगे तो इसी तरह से हम उसको लिखते हैं, पहले x, पहले y, उसके बाद y और फिर बराबर के दूसरी तरफ नंबर। तो वैसे यहाँ पर हमको अरेंज करना है, और इस पहले समीकरण को बनाने के लिए आपको हाफ मार्क जो है वो मिलेंगे। अब हम दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है कि अंश और हर दोनों में से 6 घटाया जाए, तो दोनों में से 6 घटाना है, तो x में से भी 6 घटाएंगे और y में से भी 6 घटाएंगे, तो x - 6 हो जाएगा और y - 6 हो जाएगा। और घटाने के बाद कहा गया है कि जो हर है, यानी कि जो y - 6 हमको मिलेगा, हर वाला पार्ट, वो अंश का 12 गुना हो जाएगा। तो आप अपने स्क्रीन पे देखोगे तो सबसे ऊपर की लाइन में लिखा है y - 6 बराबर 12 टाइम्स, यानी 12 गुना x - 6 के। तो y - 6 हमारा हर है, x - 6 हमारा अंश है। तो 6 घटाने के बाद कहा गया है कि हर जो होगा वो अंश का 12 गुना हो जाएगा, तो इसलिए y - 6 बराबर 12 टाइम्स x - 6। अभी इस समीकरण को हाफ मार्क मिलेगा। उसके बाद आपको समीकरण को हल करना है जैसे हम नॉर्मली हल करते हैं। तो पहले 12 से x - 6 का गुणा करना है दोनों पदों का, उसके बाद x को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, नंबर को राइट साइड में लेकर जाना है, वैसे करके आपको पूरे समीकरण को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको मिलेगा, पांचवी लाइन में लिखा गया है अरेंज करके, 12x - y बराबर 66। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और इस समीकरण को बनाने के लिए फिर से आपको हाफ मार्क जो है वो मिलेगा। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक हो गया 12x - y बराबर 66, और एक उसके पहले हमको मिला था 2x - y बराबर -4। अब हमें समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। पहले समीकरण में भी -y है, दूसरे समीकरण में भी -y है, तो जाहिर सी बात है कि हम y को ही पहले खत्म करेंगे, y को ही पहले हटाएंगे। तो अगर दोनों समीकरण में जो चरांक समान है, अगर उसका जो चिन्ह है दोनों अगर सेम है, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो हम घटाएंगे। चिन्ह समान है तो समीकरणों को घटाएंगे। और अगर पदों का चिन्ह असमान है, जैसे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम उसको हमेशा जोड़ेंगे। ये हल करने का तरीका है। तो अभी यहाँ पे y के साथ दोनों जगह पे माइनस माइनस दिया है, तो इसलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो वो स्टेप्स आपको दोनों लिख कर दिए गए हैं। और घटाते समय दूसरे समीकरण के जो सारे पद हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो जो 2x था वो -2x हो जाएगा, जो -y था वो अब +y हो जाएगा, और जो -4 था वो अब +4 हो जाएगा। और उसके बाद हम समीकरण को हल करेंगे, y कैंसिल होगा, बाकी आपको हल करने के बाद x का मान मिलेगा 7।
अब आपको x का मान मिल गया, हमारे पास इतने सारे समीकरण हैं, पहला है, दूसरा है, तो हम उसमें से किसी भी समीकरण में x का मान रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पहला वाला समीकरण था वो छोटा था, उसमें छोटे छोटे अंक दिए गए, तो इसलिए हम पहले समीकरण में ही x का मान रखेंगे। तो 2x माइनस वाई माइनस बराबर -4, ये हमारा समीकरण था। तो x में 7 रखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 7 माइनस वाई -4, हल करेंगे y का मान मिलेगा 18। x मिला 7, y मिला 18, यानी कि अंश का मान है 7 और हर का मान है 18। और उसके बाद आपको अपनी मूल भिन्न लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न ज्ञात करो। तो आपको मूल भिन्न ज्ञात करना है तो वो लिखना है, बिना वो लिखे आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। x आपने निकाल लिया, y आपने निकाल लिया, उसके बाद आप x अपॉन वाई यानी कि भिन्न बनाकर लिखोगे, तो मूल भिन्न है 7/18, फिर आपको उसके लिए हाफ मार्क मिलेंगे और इसके साथ आपका आंसर जो है वो पूरा हो जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन इसमें था वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो नहीं डिस्कस करेंगे। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 3 क्रमिक पद, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात करो। अभी 3 क्रमिक पद यहाँ पर a माइनस डी, ए और a प्लस डी लो, ऐसा आपको ब्रैकेट में लिखकर दिया गया है। अगर ब्रैकेट में लिखकर नहीं भी दिया गया है तो भी आपको 3 क्रमिक पद ऐसे ही लेने हैं। आप इसके अलावा किसी और तरीके से अगर 3 क्रमिक पद लेकर हल करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप अपने आंसर में ही उलझ जाओगे। तो हमेशा 3 क्रमिक पद ऐसे ही लेना है। और 2 समीकरण इसमें जो बनेंगे वो 2 कंडीशन दी गई है। योगफल 27 यानी कि जोड़ने पे 27 आएगा और गुणनफल गुणा करने पे 504, तो वो दो हमारे 2 समीकरण बनेंगे। अब देखेंगे कि हमने समीकरण कैसे बनाए हैं और इसका हल जल्दी से एक नजर डालकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन हमने 2 हफ्ते की पहले की जो हमारी क्लास थी अंकगणितीय श्रृंखला की समीक्षा वाली क्लास, उसमें हमने सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि इसका हल कैसे करना है। तो हम जल्दी जल्दी से इसके सारे स्टेप्स देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। शुरू करना है हल इस तरीके से। मानो अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद a माइनस डी, ए तथा a प्लस डी है, तो पहली शर्त के अनुसार उनका योगफल, तो प्लस प्लस करके लिखा है 27, उसको हाफ मार्क मिले हैं। जब आप जोड़ने जाओगे तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। तो हल करने के बाद आपको a का मान मिलेगा 9, उसको हाफ मार्क्स है। दूसरी शर्त के अनुसार कहा गया है कि गुणनफल 504 है, यानी गुणा करने पर, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 504। a का मान हमें ऊपर पता चल चुका है, तो जहां जहां पर भी a लिखा है वहां वहां पर आप 9 लिख सकते हो। तो 9 माइनस डी इंटू 9 लिख सकते हो a की जगह पे, इंटू 9 प्लस डी बराबर 504। उसके बाद जो a है यानी कि जो 9 है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप राइट साइड में लेके जा सकते हो, गुणा है तो वहां पे भाग हो जाएगा, तो 504/9 56 आएगा। और लेफ्ट साइड में 9 माइनस डी 9 प्लस डी होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और d स्क्वायर, फिर आप हल करोगे d स्क्वायर मिलेगा 25, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, d का मान मिलेगा प्लस और -5, क्योंकि जब किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों हो सकती है, तो +-5। और उसके बाद आपको a माइनस डी, a और a प्लस डी में a और d दोनों का मान रखकर तीनों क्रमिक पद निकालने हैं। तो आप एक बार d का मान +5 रखोगे, क्रमिक पद निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा 4, 9 और 14। फिर जब आप d का मान -5 लिखोगे, फिर से क्रमिक पद ज्ञात करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14, 9, 4। तो एक बार बढ़ते क्रम में, एक बार घटते क्रम में, आपको उसके बाद आपकी अंकगणितीय श्रृंखला के तीनों पद क्या क्या होंगे वो दोनों आंसर लिख के दिखाना है, क्योंकि श्रृंखला बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है। तो 4, 9, 14 भी हो सकता है और 14, 9, 4 भी हो सकता है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करना है।
ये तो हो गई हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस की बात। अब इस साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या संभावना है कि क्या आ सकता है, वो हम देखेंगे थोड़ा सा। सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और प्रश्न जिस तरीके से आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, निम्नलिखित में से कोई दो उप प्रश्नों को हल करो। 6 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स के दो प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, युगपत समीकरणों 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 2x माइनस वाई बराबर 3 को आलेख विधि से हल करो। लेसन नंबर 1 से दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आलेख विधि वाला क्वेश्चन आएगा या फिर क्रैमर के नियम का क्वेश्चन आएगा। आलेख विधि का क्वेश्चन आने पर आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और आपको दोनों समीकरणों को हल करने के लिए टेबल बनाना होगा और उसके बाद उसका आलेख बनाना होगा। अगली स्लाइड पे देखेंगे टेबल कैसे बनाना है। आलेख के लिए जो सबसे पहला स्टेप है आपको करना है, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको वैसा एक बॉक्स बनाकर रेडी करना है। किसी भी बिंदु को आलेख पर स्थापित करने के लिए उसका x और y निर्देशांक होना चाहिए, तो आपको x और y दोनों उसमें लिखने हैं और लास्ट में x, y। आप x या y दोनों में से किसी का भी मान एक खुद से रख सकते हो और एक आपको हल करके ज्ञात करना है। तो हमेशा जब ऐसा हो तो आप x से ही शुरू करो। x का मान 0 एक बार जरूर रखो, उसके बाद धनात्मक संख्या रखो और कोई ऋणात्मक संख्या लो। कम से कम 3 अंक के लिए आपको हल करना है, कम से कम 3 नंबर्स आपको लेने हैं x के लिए और उसके लिए y का मान ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, धनात्मक वाला एक पॉइंट लो, आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, चाहे जो नंबर लिखो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ संख्या धनात्मक हो। फिर एक ऋणात्मक वाली संख्या लो, तो आपको छोटा लेना है तो -1, -2, -4, -5 लो, लेकिन एक ऋणात्मक संख्या भी लो और 0 लो फिक्स, 0 भी एक उसमें होना चाहिए। अगर आप धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 तीनों प्रकार की एक एक संख्या लेते हो और फिर अपने समीकरण को हल करते हो, आलेख को हल करते हो, तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस ना के बराबर है। और अगर आपने इसमें से कोई भी मिस किया, समझो कि 0 लिया और सब धनात्मक ले लिया, या 0 लिया बाकी की सारी संख्या ऋणात्मक ले ली, या तो फिर धनात्मक ऋणात्मक लिया, 0 लिया ही नहीं, तो कभी कभी आपका आंसर अगर गलत होगा तो भी आपको सीधी लाइन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसलिए हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार के नंबर्स का समावेश आपके आंसर में होना चाहिए, तो आपको 100% करेक्ट आंसर जो है वो मिलेगा। अभी दो समीकरण दिए हैं तो दोनों के लिए आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना होगा। उसके बाद x, y के जो निर्देशांक मिलेंगे, जो बिंदु मिलेंगे, वो आपको अपने आलेख पर स्थापित करने होंगे। आलेख बनाने के बाद दोनों लाइंस जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो आपके आलेख के लिए उसका उत्तर होगा और वो ही x और y का मान होगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक जहां पर दोनों कट करेंगे, आप देखो कि वहां पर x का मान कितना है, y का मान कितना है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, सूत्र विधि से हल करो, ये लेसन नंबर 2 वर्ग समीकरण का है। वर्ग समीकरण में गुणनखंड विधि और सूत्र विधि दो टाइप के सवाल हैं इस बार, तो ज्यादातर चांस है कि आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए सूत्र विधि के ही सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिया है x² माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0। तो अगर सूत्र विधि का सवाल दिया हो तो आपको किस तरह से शुरुआत करनी है या कौन कौन से स्टेप्स जो है उनका ध्यान रखना है, वो लिखना है, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला स्टेप और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो लिखना जरूरी है, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत इजी है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इस स्टेप के लिए भी एग्जाम में हाफ मार्क होते हैं अलग से, तो लिखना कंपलसरी है। सबसे पहला स्टेप, आप अपने दिए गए वर्ग समीकरण की ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे। तुलना करने के बाद a, b और c जो तीनों चरांक है उनका मान आप लिखोगे। तो ध्यान रखना, जब आप तुलना करने लगोगे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो जो x के वर्ग के साथ संख्या दी होगी
x के वर्ग के साथ, तो वो आपके a का मान होगा। जो संख्या x के साथ दी होगी वो b का मान होगा, और जो सिर्फ संख्या दी गई होगी उसके साथ x का वर्ग या x कुछ नहीं दिया होगा वो होगा c का मान। सूत्र में जितने भी पद दिए गए हैं सभी धनात्मक है, कहीं पर भी कोई माइनस चिन्ह नहीं आया है। तो जब आप a, b और c का मान लिखोगे तो उसे ध्यान से लिखना है। जो भी चिन्ह आपको समीकरण में दिया गया है प्रश्न में, वो वाले चरांक का मान, उस ए बी सी का मान उस चिन्ह के साथ जो है वो लिखा जाएगा। अगर प्लस के साथ दिया है तो प्लस के साथ लिखो, प्लस को अगर हम नहीं लिखे तो भी चल जाता है, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह वहां पे दिखा है तो माइनस लिखना कंपलसरी है। अगर आप माइनस नहीं लिखोगे या गलती से थोड़ी सी लापरवाही से अगर आप उसको भूल जाओगे तो ए बी सी में से अगर किसी का भी मान गलत होगा तो आपको आंसर 100% गलत होगा और नीचे के सारे स्टेप्स आपके गलत ही होने वाले। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप समीकरण की तुलना करना, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और abc का सही सही मान लिखना। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन में तुलना करने पर a का मान मिलेगा 1, क्योंकि x के वर्ग के साथ कोई संख्या लिखकर नहीं दी गई है तो कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1, तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -12। अभी x के साथ नंबर दिया है 12, उसके साथ चिन्ह दिया गया है माइनस, तो b का मान होगा -12 और c का मान हो जाएगा 32। तो a बराबर 1, b बराबर -12 और c बराबर 32। इस तरह से हमें a b c तीनों का मान लिखना है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब एबीसी का मान लिखने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? सूत्र विधि के लिए, सूत्र विधि से हल करने के लिए हमारा सेकेंड स्टेप होगा विवेचक का मान ज्ञात करना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना। अभी कुछ बच्चे कैसे करते हैं कि पहला स्टेप होने के बाद वो डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं और उसमें ही सारे मान रखकर हल करना शुरू करते हैं। तो हो सकता है कि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मतलब सूत्र में लिखो, ज्ञात करो, और वहां पे अगर आपकी कुछ गलती हो गई तो सारे स्टेप्स को 0, कुछ मतलब नहीं है उसका हल करने का, सिर्फ आपको सूत्र को मार्क्स मिलेंगे, नीचे पूरा 0। इसलिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अलग से ज्ञात कर लो। कम स्टेप्स होंगे, छोटा होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब आप अलग से ज्ञात कर लोगे फिर उसको सूत्र में रखोगे तो आपको बार बार बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, मान रखने में भी आसानी होगी, कैलकुलेशन भी आपका इजी हो जाएगा। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप एक बार अलग से ज्ञात कर लो। स्टेप 2 यही होगा, विवेचक का मान ज्ञात करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना, बी ए सी सबका मान रखो, हल करो और मान ज्ञात करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मिलने के बाद अगला स्टेप होगा सूत्र लिखना, एकदम इम्पोर्टेंट, और गारंटी है कि सूत्र लिखने को आपके एग्जाम में मार्क्स होंगे। तो सूत्र लिखना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी यहाँ पर जो नीचे 2a है वहां पर कभी कभी जब आप लोग आंसर लिखते हो बोर्ड में या आपके पेपर में तो आपको बटे का चिन्ह जो है वो बराबर से नहीं बनाते, माइनस बी अलग हो जाता है और बाकी का फॉर्मूला अलग हो जाता है, उसके साथ 2a आता है। तो फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा एक साथ आएगा और पूरे के बटे में 2a आएगा। तो ध्यान रखना कि बटे का चिन्ह सही तरीके से बनाओ और नीचे 2a। अगर माइनस बी को अलग कर दिए और बाकी बचे के साथ 2a लिखे तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, वहीं पे आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा, भले आपका नीचे का आंसर सही होगा। तो सूत्र को सही तरीके से लिखना है, उसके बाद सबका मान रखते जाना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने स्टेप नंबर 2 में ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हो और फिर मान रखकर आपको आपके सवाल को हल करना है। ये आपका स्टेप नंबर 4 होगा। जब आप सवाल हल करोगे, हल करने के बाद या उसी दौरान फॉर्मूले में हमें प्लस और माइनस दो चिन्ह दिए गए हैं, तो ध्यान रखना आपको दो आंसर मिलेगा, जोड़कर अलग और घटाने का चिन्ह कर अलग, तो आपको x के दो मान मिलेंगे, तो दोनों मान आपको ध्यान से लिखने हैं, एक प्लस का चिन्ह लगाकर और एक
माइनस का चिन्ह लगाकर। तो इस तरह से हम सूत्र विधि वाले सवालों को एग्जाम में हल करेंगे। अभी नेक्स्ट तीसरा सवाल संभाव्यता लेसन का है। किसी बक्से में 3 लाल 3 सफेद 3 हरी गेंदें हैं। बक्से में से यादृच्छिक पद्धति से एक गेंद निकाली गई हो तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। अभी जो हमने संभाव्यता का एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ये भी सेम उसी तरह से है। उसमें गुब्बारे दिए गए थे और इसमें गेंद दी गई है, कभी आपको पेन दिया गया होगा या कभी किसी और चीज का नाम लिखा होगा, पर सवाल को हल करने का तरीका एकदम सेम होगा। अब यहाँ पे 3 लाल 3 सफेद 3 हरी, टोटल 9 गेंदे हैं, तो एन ऑफ एस में 9 आएगा और उसके बाद R1 R2 R3 W1 W2 W3 या फिर लाल सफेद और हरे के लिए आप जो भी चिन्ह चाहो उनका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगले के 2 क्वेश्चन में पहले लाल रंग की गेंद निकालनी है, तो लाल रंग की 3 ही गेंद है, तो 3/9 आएगा, आंसर 1/3 होगा। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि निकाली गई गेंद सफेद या हरे रंग की है। यहाँ पे या शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कहने का मतलब आप सफेद गेंद भी ले सकते हो तो भी चलेगा, आप हरी गेंद ले सकते हो तो भी चलेगा, दोनों भी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे सफेद 3 है और हरी भी 3 है, तो यहाँ पर 6/9 आएगा, क्योंकि आप व्हाइट वाला भी ले सकते हो, आप ग्रीन वाला भी ले सकते हो, दोनों भी चलेगा। तो 6/9 आएगा उसमें, फिर आप उसको हल करोगे तो 2/3 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्न अंक गणती श्रृंखला पे आधारित है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे सारे प्रश्नों को, तो एक एक प्रश्न एक एक लेसन से पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है युगपत रेखीय समीकरण से, एक पूछा गया है वर्ग समीकरण से, एक संभाव्यता से और एक अंक गणती श्रृंखला से। तो आपके बोर्ड के पेपर में भी लेसन से एक एक क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, अमित प्रति माह कुछ रकम की बचत करता है। पहले माह में 400, दूसरे माह में 500, तीसरे माह में 600 में क्रम से बचत करता है। तो 21 माह के उसकी कुल की गई बचत कितनी होगी। कुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो समझ जाना है कि आपके लिए हिंट है, एसएन का फॉर्मूला आएगा। बाकी प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आपको इसमें से ए का मान, डी का मान, एन का मान सब लिखना है। अब यहाँ पे पहले माह में उसने 400 रुपए की बचत की है, यानी कि T1, यानी कि ए, या फिर पहला पद, आप चाहे जिस भी शब्द का इस्तेमाल करो, वो 400 होगा। उसके बाद 400 से 500 हुआ है, 500 से 600 हुआ है, तो T2 500 हुआ है, T3 600 है, और हर महीने 100 रुपए ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी कि डी का मान होगा 100, वो निकालना है। और कहा गया है कि 21 माह में, कुल 21 माह में उसके द्वारा कितनी बचत होगी, यानी कि एन का मान है 21। तो आपको मान पता चल जाएगा, वहां से फॉर्मूला लिखना है और उसको हल करना है। एक बार स्टेप्स देख लेंगे। T1 बराबर ए, यानी 400 रुपए, T2 500 दिया है, तो डी का मान ज्ञात करना है। T2 माइनस T1 करेंगे, 500 माइनस 400 यानी 100 रुपीज, डी का मान हो जाएगा 100। और एन, अभी बोला है कि 21 माह तक उसको बचत करनी है, तो एन का मान हो जाएगा 21। आपको एस एन ज्ञात करना है, यानी कि S21 ज्ञात करना है, जिसका मतलब है कि 21 माह में उसके द्वारा की गई कुल बचत कितनी होगी। तो फिर हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर हमें सारे संकेतों का मान पता है, ए का मान पता है, एन का मान पता है, डी का मान पता है, मान रखेंगे, हल करेंगे और हमें प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। अभी इन सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको सिर्फ हिंट बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं, फॉर्मूला बताया है, मैंने कहीं पर आपको हल करके नहीं दिया है। तो ये चारों क्वेश्चन जो है ये हल करना आपका होमवर्क होगा। आप स्टेप्स को ध्यान में रखोगे, देखोगे और उसके अकॉर्डिंग चारों प्रश्नों को जो है वो आप हल करोगे। अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, मुझे आपको जो बताना था जितना, वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपका कोई डाउट होगा, तो आप पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो अभी पूछ सकता है।
सिया माइक ऑन करो और पूछो। मिस हाँ सिया बोलो। मिस मुझे स्क्रीनशॉट लेना था अच्छा कहाँ से? स्टार्टिंग से मिस। ओके ठीक है, मैं स्टार्टिंग से एक एक स्लाइड दिखा रही हूँ, जो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और तब तक बाकी बच्चे अगर कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो अपने प्रश्न बोल सकते हैं। ओके मिस, मैंने यहाँ से लिए। ओके ओके ठीक है सर। सर नेक्स्ट बच्चे का क्वेश्चन ले सकते हैं। संजना, संजना माइक ऑन करो। हाँ पूछिए। क्रमिक पद वाला बताइए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बता रही हूँ बेटा। मैं स्लाइड स्टार्ट करती हूँ। हाँ फिर स्क्रीन पे देखिए, दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद आपको लेने के लिए कहा गया है। तो पहला क्रमिक पद होगा a माइनस डी, दूसरा पद होगा a और तीसरा पद होगा a प्लस डी। इस वाले क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है बोर्ड के इसमें लास्ट ईयर के प्रश्न में, उसमें आपको ब्रैकेट में ना ये पद हिंट के रूप में लिख कर दिए गए थे। अगर आपको नहीं भी दिया गया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हो, तभी भी आप क्रमिक पद ऐसे ही लोगे, माइनस प्लस और a के साथ। उसके बाद 2 शर्त दी गई है क्वेश्चन में। पहली शर्त में कहा गया है कि तीनों को जोड़ने पर उनका योगफल आता है 27। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 27, तीनों को जोड़ा गया है 27। फिर इस समीकरण को हम हल करेंगे। माइनस डी और प्लस डी कैंसल हो जाएगा क्योंकि सेम चरांक है और उनका चिन्ह अलग अलग है, तो प्लस माइनस डी कैंसल। बाकी ए 3 बार है तो जोड़ेंगे तो 3a आ जाएगा। 3a बराबर 27। अभी 3 को राइट साइड में लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड में गुणा किया गया है तो राइट साइड में भाग हो जाएगा। तो 27 में 3 से भाग देंगे तो 3 नवा 27 होता है, तो a का मान आ जाएगा 9। तो ये आपका ए का आंसर होगा। फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन में एक और शर्त दी गई है कि तीनों क्रमिक पदों का गुणनफल है 504, यानी गुणा करने पे 504 आ रहा है। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 504। अब इसके बाद ऊपर वाले स्टेप में हमको a का मान ऑलरेडी मिल गया है, तो हम अपने इस वाले समीकरण में जहां जहां पर भी a लिखा है वहां वहां पर a का मान रख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो नीचे के स्टेप में a बराबर 9 रखने पर, यानी a का मान 9 रखा गया है, तो ब्रैकेट में आपको मिला है 9 माइनस डी इंटू ए इंटू 9 प्लस डी बराबर 504। फिर उसके अगले स्टेप में जहां पर डी है, यानी जिसका हमको मान ज्ञात करना है, डी का मान हमें अभी भी ज्ञात करना है, वो मिला नहीं है। तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी उसको लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और जो ए है उसको हम राइट साइड में लेते जाएंगे, क्योंकि ए का मान अब हमको पता चल गया। तो ए जब राइट साइड में जाएगा तो 504 में ए से भाग हो जाएगा। ए का मान 9 है तो यानी कि 504 में 9 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 56। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी बराबर 56। इसके बाद हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पे a का मान दिया है 9 और b की जगह पे दिया है d, तो a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर तो 81, b का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर तो उसको d स्क्वायर लिखेंगे। तो 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 56। उसके बाद हम इसको अरेंज कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ और डी स्क्वायर को एक तरफ।
तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर बराबर 25। अब डी का मान ज्ञात करना है, डी स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना है, तो इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर हमें डी का मान मिलेगा प्लस और माइनस 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो वर्गमूल धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो डी का मान प्लस माइनस 5 आएगा। ए का मान मिल गया 9 और डी का मान मिल गया प्लस और माइनस 5। ए और डी का मान मिलने के बाद अब हमने जो ऊपर अपने 3 क्रमिक पद माने थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, उसमें आपको ए और डी का मान रखना है और पद ज्ञात करने हैं। तो दो तरीके से देखो यहाँ पे मान निकाला गया है। यदि डी बराबर 5, अगर हम डी का मान धनात्मक लेते हैं तो हमारे क्रमिक पद क्या होंगे, तो ए और डी का मान रखेंगे। अगर ए की जगह पे 9 और डी की जगह पे 5, तो हमें क्रमिक पद मिलेंगे 4, 9 और 14। और अगर हमने डी का मान माइनस लिया तो मान रखने पे हमें क्रमिक पद मिलेंगे 14, 9 और 4। तो दोनों भी तरीके से हमें आंसर निकालना है, क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी ये कहा नहीं गया है कि श्रृंखला बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है, कि डी का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो हमें दोनों के लिए अपना आंसर जो है वो निकालना है और लास्ट में उसका उत्तर जो है वो लिखना है। तो क्रमिक पद 4, 9, 14 हो सकते हैं, या तो फिर 14, 9 और 4 भी हो सकते हैं। नंबर वही रहेंगे, सिर्फ या तो बढ़ते क्रम में जाएंगे या तो घटते क्रम में जाएंगे डी के मान के हिसाब से। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट संजना विश्वकर्मा। संजना। गुड मॉर्निंग टीचर। आकाश गुप्ता। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए बेटा। चौथे वाले में आंसर बताइए ना। कौन सा है? इसके बाद अंकगणितीय श्रृंखला के बाद आपने एक प्रश्न दिया था ना, लास्ट वाला। क्वेश्चन का क्वेश्चन था, कौन से टॉपिक से रिलेटेड कुछ बताओगे तो मैं समझ पाऊंगी। टीचर अंकगणितीय श्रृंखला से रिलेटेड है। ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन स्लाइड पे दिख रहा है वो वाला क्या है स्क्रीन पे? मैम लास्ट के 2 मिनट और हैं आपके। हाँ सर। आकाश, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ बेटा, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है? टीचर फोर्थ वाले क्वेश्चन में, उसका आंसर चाहिए मुझे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, अमित प्रति माह कुछ रकम की बचत करता है। पहले माह में 400, दूसरे माह में 500, तीसरे माह में 600 क्रम में बचत करता है, तो 21 माह में उसके द्वारा की गई कुल बचत कितनी होगी? तो ये अंकगणितीय श्रृंखला का प्रश्न है। बचत दी गई है हर एक महीने की, पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, यानी कि T1, T2, T3 आपको दिया गया है। T1 है 400, T2 है 500, T3 है 600, फिर इसके आगे जो होगा उसके हिसाब से पद जो है वो बढ़ते जाएंगे। और कहा गया है कि 21 माह में वो कुल कितनी बचत करता है, यानी कि n का मान, कुल महीने यहाँ पर दिए गए 21, तो n का मान होगा 21। अभी इस